अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो के डेटा देखो तो हर दिन 10 लोगों की डेथ रियल एस्टेट डिस्प्यूट्स होती है। 2/3 केसेस आर इन कोर्ट आर रिलेटेड टू रियल एस्टेट डिस्प्यूट। आपकी आज तक की सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या रही है? लोगों को पैसा उधार देना। अब यस बैंक में हमने देखा है, लोगों के पास बहुत बड़ा हिसाब था, खाली हो गया पूरा का पूरा, ऑलमोस्ट जीरो हो गया लोगों का वैल्यू। किसी के पास न्यू कंज्यूमर टेक फिनटेक कंपनी के शॉप थे, वो पोर्टफोलियो मेरे क्लाइंट के 50-50 60% नीचे किया। हमारे घर में इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाई है, तो 4 लोगों की इन्वेस्टमेंट कमेटी। एवरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैज टू बी अप्रूव्ड बाय ऑल 4 ऑफ अस। वाओ, दैट्स कूल। तो जैसे अभी मेरे दोस्त से रिश्तेदार पैसे मांगने आते, वो तीनों अग्री नहीं करते, एंड आई कांट डिसाइड। मेरी वाइफ के दोस्त से रिश्तेदार मांगने आते तो हम मना कर देते। और आने वाले 20-30 सालों में क्या होने वाला बताऊं आपको मैं? जो 40 डिग्री गर्मी में फ्लोर पे काम करेगा ना, वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा। जो एयर कंडीशन में बैठ के कंप्यूटर के सामने, उतना वो काम नहीं आने वाला। दोस्त की लड़की की शादी हो रही थी, तो लड़का बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा एजुकेटेड, अच्छा जॉब था, अच्छे परिवार से था, तो उनको लगा कि आई हैव टू कॉम्पीट विद देम। तो कोई एक्स अमाउंट उन्होंने बोला। कितना पैसा था वो? इट गोज इनटू 4 CR। जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कुछ चीज़ें आती हैं कि कैसे रिटर्न्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, चाहे वो स्टॉक्स के थ्रू हो, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो, रियल एस्टेट, गोल्ड और बाकी कमोडिटीज़। बट एक्चुअल में वेल्थ सिर्फ इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि इन चीज़ों पे करती है कि आप डेली लाइफ में डिसीजंस कैसे लेते हो। जैसे कि आप मैरिड कपल हो, तो अगर बच्चे की प्लानिंग करनी है तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आपके बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, इन्फ्लेशन को कैसे बीट करना है, और ऐसे कई सारे इंडियन हाउस होल्ड्स में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं जो आज भी हम एड्रेस नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो वो देना सही है या नहीं, और कितना आप दे सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है विजय मंत्री। वो फाउंडर हैं विजय मंत्री फाइनेंशियल सर्विसेज के। ऑलमोस्ट 32 ईयर्स उन्होंने अलग अलग इन्वेस्टर्स के साथ काम करके किस तरीके से वो सोचते हैं, किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, और क्या ज़रूरी है, क्या सही विजडम आपको चाहिए, वो आज हमको इस पॉडकास्ट में वो बताएंगे। वेलकम टू मनी टॉक सर। Thank you very much. We are very much excited to start this podcast with you. Same here. But before we start, I want to know from you कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू कहाँ से हुई थी, अगर आप हमको अपने उन शुरुआती दिनों में लेके जा सके। तो मैं एक्चुअली 1987 से 90s के पीरियड में मैंने CA कर रहा था, और तभी हर्षद में जो मार्केट का बूम चल रहा था, तो हम सब बड़े एक्साइटेड होते थे, न्यू एप्लीकेशन में पैसा लगाते थे, पैसा बनता था, अच्छा लगता था, और बाद में पैसे का नुकसान हो गया। और बाद में मैंने CA करने के बाद मैं आदित्य बिरला ग्रुप ज्वाइन किया, और वहाँ उस टाइम वो लोग असेट मैनेजमेंट कंपनी सेटअप कर रहे थे। तो मेरे को बोला कि आप बिरला म्यूचुअल फंड ज्वाइन करना चाहोगे या उसके साथ काम करना चाहोगे। तो कुछ आइडिया नहीं था, तो 2-3 प्रेजेंटेशन देखी तो बड़ा अच्छा लगा। तो फिर वहीं से मेरी जर्नी 94 से चालू हो गई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। और तब से उसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। कैपिटल मार्केट, ये इसी फील्ड में रहे, कैपिटल मार्केट में रहे करीब आप समझ लीजिए 32-33 ईयर्स हो गए। और उस टाइम पे क्या आपको लगता था कि जैसे कई बार होता है कि शुरुआती दौर में आपको लगता है ये शायद आगे तक नहीं जा पाएगा, बट क्या आप पहले से ही डिटरमाइंड थे कि मुझे यही चीज़ करनी है, इसी फील्ड में रहना है? ये क्या होता, लकीली उस टाइम मैंने एक पीटर ड्रकर की बुक पढ़ी थी, जो एमिनेंट मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैनेज असेट्स इज गोइंग टू बी फ्यूचर ऑफ 21st सेंचुरी फ्रॉम करियर पर्सपेक्टिव। और हम देखते थे लोग कैसे पैसा मैनेज करते हैं। और 92 के बाद जब इकोनॉमिक रिफॉर्म चालू हुए, तो प्रॉस्पेरिटी आई, इकोनॉमिक ग्रोथ आई, तो पैसा भी आया लोगों के पास, तो उसको मैनेज करने का स्किल नहीं था लोगों में। तो हमने लोगों, ये इंडस्ट्री सही है, सनराइज इंडस्ट्री है। फिर बाकी कंट्रीज़ के डेटा भी देखे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो इंडिया में बिगनिंग थी, तो हमने बोला कि यंग है, नई इंडस्ट्री को ट्राई करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ही, अच्छी पढ़ाई कर रखी है, आदित्य बिरला ग्रुप में काम कर रहे हैं, कुछ गलत हो गया तो दूसरी ग्रुप कंपनी में चले जाएंगे, या कहीं नौकरी तो मिल ही जाएगी। तो इतना बड़ा रिस्क मुझे तो उस टाइम एक्चुअली लगा नहीं कि मैं बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। और टच वुड मतलब उसके बाद बहुत ही अच्छा हुआ। और अभी आपको तकरीबन 30-35 साल या 32-33 ईयर्स हो गए हैं। 32-33 ईयर्स हो गए हैं। और आपके जब 1994 में आपने शुरुआत की थी और आज के विजय में बहुत वास्ट डिफरेंस होगा, राइट? उस टाइम पे आपके कुछ प्रिंसिपल्स रहे होंगे इन्वेस्टिंग को लेकर,
जो आज शायद बिल्कुल भी आप सोचते हैं कि गलत था मैं उस वक्त, ऐसा कभी कोई आप एक इंसिडेंट शेयर कर सके? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं एक्चुअली, क्योंकि हाई सेविंग रेट शुरू से कॉन्सेप्ट रहा मेरे मन में कि अगर आप 1 रुपया आज बचा लोगे तो कल ये बहुत बड़ा आपका हिस्सा, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकता है। तो मारवाड़ी परिवारों में पैसा खर्च करने से पहले इस खर्च किए हुए पैसे को कमाने में कितना समय लगेगा, ये कॉन्सेप्ट हमारे में डाली जाती है कि आप 2 लाख रुपए का एप्पल का मोबाइल फ़ोन ले रहे हो तो 5 मिनट में ले लोगे आप, लेकिन 2 लाख रुपए कमाने में आपको कितनी मेहनत करनी है वो पहले सोचो। तो वो टच वुड पहले से ही आ गया था, तो हाई सेविंग रेट हमेशा रखा है। और उसके बाद क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मेरा म्यूचुअल फंड में ही रहा मेरी जर्नी में। बीच में ऐसा नहीं कि स्टॉक्स में गए, सब जो यू गेट इन्फ्लुएंस, आप भी वो सब करते हो ना जो नॉर्मल लोग करते हैं, तो वो भी किया। और बाद में मालूम पड़ा कि ये फुल टाइम जॉब है, आप नहीं संभाल पाओगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पहले उस पर फोकस करो। म्यूचुअल फंड दे रहा था 15-16% रिटर्न, कंपाउंड हो रहा था पैसा, इज़ दैट नॉट इनफ? तो जो समय मिलता है जॉब के बाद, वेयर शुड यू स्पेंड दैट टाइम? तो क्लियर था कि हेल्थ पे ध्यान दो, फैमिली पे ध्यान दो, अच्छा पढ़ाओ, अपना करियर को इन्हांस करो, स्किल बढ़ाओ, पैसा तो बाहर से मैनेज हो जाएगा ना। सो अगर मैं खुद अपना पोर्टफोलियो मैनेज करूं तो 15 की जगह 20 CAGR जनरेट कर सकता हूं क्या, वो भी क्वेश्चन मार्क है। ओके, लेकिन अगर 15% कोई प्रोफेशनल मैनेज कर रहा है, उसके बाद मेरे को फ्री टाइम मिल रहा है और मैं कहीं और स्पेंड कर रहा हूँ टाइम, तो बहुत अच्छा है। और दूसरा, उस टाइम म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन ड्राफ्ट हो रहे थे, तो हम उसमें काम कर रहे थे। हमको पूरा AMC क्या है, स्पॉन्सर क्या है, स्कीम कैसे चलती है, ट्रस्टी कंपनी कैसे बनती है, अलग अलग रूप, तो हमको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि पैसा सेव रहेगा यहाँ पे। एग्जैक्टली किस साल की बात है? ये 94 की बात है। 94 में सारा ड्राफ्ट होना शुरू हो गया था। सारा ड्राफ्ट होना चालू हो गया था। तो हम तब से ही, मतलब हमने तो एक्चुअली सेबी को जा के डॉक्यूमेंट दिए थे उस टाइम कि भाई ये US के अंदर रेगुलेशन है, बिकॉज बिरला का कैपिटल इंटरनेशनल से टाइप था म्यूचुअल फंड के लिए। कैपिटल उस टाइम बहुत बड़ी कंपनी थी US में फॉर एसेट मैनेजमेंट। तो हम उनको जाकर पेपर देते थे, भाई US में ऐसे रेगुलेशन है, इस तरह काम हो रहा है। वो भी बहुत अभी भी सेबी बहुत इंटरेक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, तो हम उस टाइम भी इंटरेक्ट करते थे। और उस टाइम नेट वेट इतना नहीं चलता था, तो आपको मंगाना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था, तो आपके पास एक्सेस, इन्फॉर्मेशन की एक्सेस होती थी, वो नहीं होती थी बाकी लोगों के पास। तो आप अच्छे दिखते थे लोगों के सामने, उनको बहुत आता है, बट खाली इट वाज अ प्रिविलेज बिकॉज यू वर्किंग विद अ बिग ग्रुप। तो मैंने कई बार देखा है कि मेरे ही फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में बहुत लोगों ने ज़मीन खरीद के रखी है, पर मैं सुनने में आता है कि वो 100 साल से या पता नहीं कितने सालों से वो ज़मीन बेची भी नहीं है, उसका कुछ प्रॉफिट भी नहीं निकल रहा है, बस वो होल्ड करके रखे हुए हैं। वैसे ही अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी बहुत लोगों के घर पे है, रखा हुआ है, इन्वेस्टेड है, पर जब बेचने की बारी आती है, कभी अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई ज़िंदगी में और कुछ बेच कर अगर पैसे कुछ चाहिए, तो फैमिलीज़ बोलती हैं नहीं नहीं, गोल्ड तो नहीं बेचेंगे, ज़मीन तो नहीं बेचेंगे, गांव की अपनी पुश्तैनी ज़मीन है, उसको कभी टच नहीं करना है। तो ये फिर इस सिचुएशन में कैसे इसको हम डील कर सकते हैं कि ताकि वो हमारे पास रहे भी और प्रॉफिटेबल भी हो? देखिए, ये इसका रीज़न थोड़ा अलग है, क्योंकि गोल्ड में हम शायद इन्वेस्ट करते आ रहे हैं 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 साल से। आप कहानियाँ सुनो तो सब वही है। तो उसमें फेथ उस असेट कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है। तो गोल्ड इज लिक्विड ओनली एट द टाइम ऑफ बाइंग, क्योंकि बाद में तो आप बेचते नहीं हो ना। ओके, और टच वुड उसने रिटर्न भी अच्छा दे दिया, तो आप सवाल भी नहीं कर सकते। दूसरा, लैंड या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं 100 साल, 200 साल, 500 साल से, तो वहाँ भी फेथ है असेट कैटेगरी के अंदर, परफॉर्मेंस देखा हुआ है। इक्विटी और म्यूचुअल फंड ये 30-40 साल का, 30 साल का कॉन्सेप्ट है, और एक्चुअली ज़्यादा तो समझो तो आप 15-20 साल का कॉन्सेप्ट है। तो इसको एक जनरेशन को समझने में समय लगा, नेक्स्ट जनरेशन का उसका अडॉप्टेबिलिटी फास्टर है। दूसरा क्या होता है कि जब आप रियल एस्टेट या गोल्ड देखते हो तो आपको लगता है आपके पास फिजिकल पोजीशन है, गोल्ड मेरे पास है, रियल एस्टेट ये मेरी लैंड है, ये मेरी बिल्डिंग, ये मेरा घर है, आपको लगता है कि आपके पास कुछ है। जब आप फाइनेंशियल एसेट देखते हो तो आपके पास ऐसा लगता है खाली पेपर के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन और सेविंग बहुत लेट चालू हुआ। डेवलप मार्केट में अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे पहली
इंश्योरेंस कंपनी स्कॉटिश विडो बनी 17वीं सेंचुरी में। बैंक का कॉन्सेप्ट आया बेंच से इटली में 15वीं सेंचुरी में। तो वहाँ बहुत लंबा ये हिस्ट्री है इनका, 200 साल, 300 साल, 150 साल, 80-90 साल। तो वहाँ फेथ इन असेट कैटेगरी में लोगों का बहुत ज़्यादा है। इंडिया में अभी फेथ बिल्ट होने में समय, लेकिन अभी हो रहा है। तो मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि देखिए हमारा रियल एस्टेट तो रियल है, आपका पेपर पे है। तो हम उसको बताते हैं भाई कि आप जॉब करते हो तो आप किस बेसिस पे आपको कंपनी में लोग अलाउ करते हैं। आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है ना, आपके पास आईडी कार्ड, इसलिए आप जाते हो ना। आपने बोला आपने सीए किया, इंजीनियरिंग किया है, तो उसका भी तो पेपर पे ही होता है ना। आप थोड़ी सामने हमारे एग्जामिनेशन दिया। आप डॉक्टर है तो आप थोड़ी ब्लड सामने थोड़ी काटते हो। आप तो ब्लड रिपोर्ट देख के या कोई भी रिपोर्ट देख के डिसीजन देते हो। तो आप शादीशुदा, उसका प्रूफ क्या आपके पास? आप इंडिया के सिटीजन हो, क्या प्रूफ? सारा पेपर पे है ना काम। आपको सैलरी आ रही, क्या प्रूफ है? वो तो डिजिटल पेमेंट हो रहा है। तो रियल, वो भी रियल है, इसको मानना पड़ेगा अपने को रियल है। तो हम इस तरह से लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी इक्विटी से कंपैरिजन किया जाता है, इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड से, मैं ज़्यादा जब है ना स्पीक इक्विटीज बेसिकली मैनेज एसेट मीन्स म्यूचुअल फंड, एआईएफ एंड पीएमएस। जब भी इक्विटी की बात की जाती है लोग कंपैरिजन करते हैं गोल्ड से, एफडी से या रियल एस्टेट से। लेकिन इक्विटी का खाली एक बेंचमार्क से कंपैरिजन होता है कि इक्विटी बहुत वोलेटाइल है। सही, इक्विटी बहुत वोलेटाइल है, डेली आपका अप एंड डाउन प्राइस होता है। उसमें एक ही रिस्क है खाली, वोलेटिलिटी की। लेकिन उस रिस्क को आप कवर कर सकते हो, कवर कर सकते हो आप रेगुलर इन्वेस्ट करके, लंबे समय तक इन्वेस्ट करके और कंटिन्यूस बेसिस पे इन्वेस्ट करके। रिस्क एलिमिनेट हो जाती है पूरी की पूरी। लेकिन बाकी एसेट कैटेगरी की जो रिस्क है ना, कभी एलिमिनेट नहीं होती है। लेकिन लोग उसको समझते नहीं है। जैसे गोल्ड में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? तो गोल्ड में सबसे बड़ा रिस्क है फिजिकल थ्रेट टू लाइफ। चोरी चकारी सब होती है। लोग इंश्योरेंस भी कराते नहीं है। और हम बोलते हैं हम रिस्क कवर्स, हम फैटलिस्ट है, रिस्क कवर्स नहीं है। कितने लोगों ने गोल्ड ज्वेलरी के फोटोग्राफ अपने घर में रख रखे हैं? आपके पास गोल्ड ज्वेलरी है, आपके पास फोटोग्राफ है क्या? आपके पास कहीं लिखा हुआ कितना ज्वेलरी है? चोरी हो गया तो क्या बताएंगे आप? रियल एस्टेट में किस तरह का रिस्क है? रियल एस्टेट में इलिक्विडिटी का रिस्क है, फ्रॉड, ऑल काइंड ऑफ। जिस तरह की बदमाशी एक असेट कैटेगरी में हो सकती है, रियल एस्टेट में होती है। अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो के डेटा देखो तो हर दिन 10 लोगों की डेथ रियल एस्टेट डिस्प्यूट से होती है। हर दिन 10 लोगों की डेथ रियल एस्टेट डिस्प्यूट्स अलोन से होती है। कोर्ट में 2/3 केसेस आर इन कोर्ट आर रिलेटेड टू रियल एस्टेट डिस्प्यूट। लोग बात करते हैं डिवोर्स की, डिवोर्स बहुत बढ़ गया है। कितना हो गया है इंडिया में? 100 लोगों में से 3 लोग 4 लोग डिवोर्स ले रहे हैं ना। बट सिबलिंग राइवलरी कितनी ज़्यादा है? अल्टरनेट भाई बहन की नहीं बनती। उसका रीजन क्या है? प्रॉपर्टी का है। लोग उसको समझते हैं, लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। जैसे आपने बोला इमोशनल है। जैसे एक मेरा क्लाइंट था तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा राजस्थान में पुश्तैनी गांव घर है, उसको बेचना नहीं क्योंकि पापा जी की याद है। तो हमने बोला भाई पापा जी की याद है, कोई संभालोगे? कोई आप जा पाओगे क्या? आपके बच्चे जा पाएंगे क्या? मैं बोला इससे अच्छा आप घर बेचो, पैसा लो और उस पैसे से गांव में स्कूल में डोनेशन दो या हॉस्पिटल बनवा दो, रूम बनवा दो, जो मिसिंग चीज़ें गांव में वो करवा दो। और अवार्ड डिक्लेयर करो गांव में बच्चों के लिए कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, आप उनको हेल्प कर रहे हो। और 15 अगस्त 26 जनवरी को जाओ वहाँ पे, तो कम से कम आपका गांव से कनेक्ट भी रहेगा। तो आपकी पापा की मेमोरी में वो बनाओ ना, पापा की मेमोरी में अवार्ड रखो ना। 5 बेस्ट स्टूडेंट को, गर्ल स्टूडेंट को आप अवार्ड दोगे तो ज़्यादा सस्टेनेबल क्या रहेगा? तो आप ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए। मतलब मेरा पर्पज़ है कि पैसा अंत नहीं है। पैसे को लेके आप लाइफ को कितना ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकते हो, तभी पैसे का मतलब। वरना देखिए धन के 3 रास्ते हैं सिर्फ। एक है भोग, आप यूज़ कर लो, लेकिन भोग इस तरह करना चाहिए कि अपनी आदतें खराब ना हो। दूसरा धन का रास्ता दान, कि आप डोनेशन दे दो, लेकिन दान देता है, अहंकार नहीं आना चाहिए मन में। और तीसरा है नाश, वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नाश अपनी सेकंड जनरेशन का नाश नहीं होना चाहिए। ये सब तब हो पाएगा जब आप पैसे को मीनिंगफुल तरीके से मैनेज करो, तब ये सस्टेनेबल है, तब ये लक्ष्मी और सरस्वती का कॉम्बिनेशन हो जाता है। अगर आप पैसे को ढंग से मैनेज करो ना, माइंडफुलनेस होना चाहिए। कोई भी एफर्ट आप उसमें डालो लाइफ में, तो रिलेशनशिप में हो गया, पैसे में, लेकिन माइंडफुलनेस होना चाहिए। सिर्फ प्योर इमोशंस पे काम नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक यू विल लीड अ मच बेटर लाइफ मैनेजिंग योर मनी। और
जैसे ऐसा कुछ है क्या कि इतने साल तक मे बी आपकी कोई पुश्तैनी ज़मीन है उसको होल्ड करके रखो, पर इसके बाद अगर आप होल्ड कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं बन रहा? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये देखना है कि ज़मीन वही होनी चाहिए जो आपकी नज़र के सामने है। प्रॉपर्टी वही लेनी चाहिए जिस पे आपकी नज़र हो, आप देख सकते हो। वरना आप आपके व्यूअर्स कोई पूरे अक्रॉस इंडिया में हैं और वो उस सिटी से बिलोंग नहीं करते। मैनी ऑफ देम हैज कम फ्रॉम अदर सिटीज़। बड़े शहर में छोटे शहर के लोग आए, छोटे छोटे शहर से और छोटे शहर के लोग आए, और वहाँ से गांव के लोग आए हैं। इस जनरेशन नहीं, एक जनरेशन पहले, 2 जनरेशन पहले, सबका अपने गांव में घर रहेगा। अभी उनके पास वो है क्या प्रॉपर्टी? कौन लेके गया उसको? अपने भाई बंदी ले गए ना सब। ओके, मतलब पोजीशन ले लिया, बेच भी दिया लोगों ने। तो ज़मीन वही होना चाहिए जिस पे आपकी आँख हो। और दूसरा, मैंने देखा है कि प्रॉपर्टी में बड़े चैलेंजेस, प्रॉपर्टी में पैसा भी अच्छा बनता है, लेकिन प्रॉपर्टी में बड़े चैलेंजेस आते हैं। एक मेरे क्लाइंट मिले मुझे, अभी 63 ईयर ओल्ड है, एक डॉटर, उसकी शादी कर दी अच्छी फैमिली में। उनके पास करीब 10-15 प्रॉपर्टीज़ है, पार्ट 1 पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। अभी उन्होंने एक लैंड बेचने का सौदा करने की बात की। उनको एक्स अमाउंट करोड़ का वो लैंड बिक रहा था, उसमें 70% कैश आ रहा था। अब 63 उम्र की एज में वो क्या करेंगे? उस कैश को कहाँ खपाएंगे? और मैंने देखा मैनी फैमिली जो असेट हैवी होती है, कैश लाइट होती है। तो आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है। तो प्रॉपर्टी में आप साल नहीं देख सकते, आपको देखना है कि अभी रिस्की होती जा रही है मेरे लिए, कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ, उस पर कोई कब्जा कर लेगा। तो तब आपको एक डिसीजन लेना चाहिए फैमिली के साथ बैठ के कि इस प्रॉपर्टी का क्या करें। हो सकता है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के डिसीजन लेके क्या करना चाहिए। लेकिन ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। नथिंग इज़ फॉर एवर इन द इन्वेस्टिंग बिजनेस। पहले बोलते थे हीरा सदा के लिए, अभी हीरे की प्राइस देखो कहाँ हो गई, डाउन हो गई है। डाउन हो गई, मतलब बिकता नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान देना चाहिए। और हो सकता है आपकी सिटी में एक बहुत बड़ा अच्छा फेज़ आए ग्रोथ का, और हो सकता है आपकी सिटी में फेज़ आए ग्रोथ ही नहीं हो काफ़ी सालों तक। तो आपको माइंडफुल रहना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। सही कह रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल बिलीफ लेके चलोगे कि पुश्तैनी ज़मीनें नहीं बेचना है, फिर आगे जाके पता चलता है कि आपके जो बच्चों के बच्चे हैं वो उस ज़मीन को लेकर लड़ रहे हैं, डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं सालों साल तक, और वो सॉल्व ही नहीं हो रहा। वो खाली वकील ही पैसा बनाते हैं उस पूरे प्रोसेस में। सालों लग जाते हैं वो। 30 साल 20 साल, और इतना पैसा, और आपको लगता है कि 3 महीने में केस खत्म हो जाएगा। कोई आपके पास ऐसी स्टोरी है जो आपको बहुत है, मतलब रियल एस्टेट तो घर घर की कहानी है। 30-30 साल तक डिस्प्यूट चलती है, कुछ नहीं होता। और आप हिसाब लगाओ तो कितना स्ट्रेस आता है। वो तो एक कहानी है। तो प्रॉपर्टी में डेफिनेटली पैसा बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आपको माइंडफुल रहना चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि टोटल आपकी एसेट का कितना हिस्सा एक सिंगल एसेट कैटेगरी में जा रहा है। एक फैमिली की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बननी चाहिए, और उस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में 3-4 चीज़ों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। पहला ये समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का बेसिक क्या है। इन्वेस्टमेंट है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ करंट कंजम्पशन। आपके पास पैसा है, आप पैसा खर्च कर सकते हो या उस पैसे को बचा सकते हो। आप बचाते क्यों हो? क्योंकि उस पैसे की बाद में फ्यूचर में कंजम्पशन की नीड आएगी आपको। तो उस टाइम वो पैसा लिक्विड है क्या? तो आपको सारा पोर्टफोलियो देखना है, रियल एस्टेट, एफडी, गोल्ड, सब। कितना पैसा आप 1 दिन से 7 दिन के बीच में निकाल सकते हो। पहला होगा लिक्विडिटी नीड। दूसरा, उस असेट कैटेगरी में किस किस तरह की रिस्क है। आप कभी मान के मत चलो कि मेरी प्रॉपर्टी में कोई रिस्क नहीं है। मेरे हर असेट कैटेगरी में रिस्क है। जैसे आप दोस्तों को लैंड करते हो, उसमें रिस्क है, पैसा वापस ही नहीं आएगा। तो उतना ही पैसा लैंड करो जो आप भूलना चाहते हो। तो हर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में लिक्विडिटी पहले चेक करो, उसके बाद ड्रॉ डाउन, मतलब कितना पैसे का नुकसान हो सकता है, और थर्ड, ये नुकसान परमानेंट है या टेम्पररी है। अब ब्यूटी है इक्विटी का कि व्हेन आई से इक्विटी, म्यूचुअल फंड एंड मैनेज एसेट, ये नुकसान परमानेंट नहीं है। ये नुकसान हमेशा टेम्पररी होता है कि फंड की एनएवी ऊपर गई, नीचे आ गई, तब आपने निकाल दिया तो आपने एक्चुअली टेम्पररी लॉस को परमानेंट लॉस में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपने निकाला नहीं तो वापस फंड की एनएवी तो ऊपर जाने वाली है। हमने 94 से डेटा देख रहे हैं कि फंड की एनएवी ऊपर गई, नीचे आई, वापस ऊपर चली गई, और जो नेक्स्ट टाइम नीचे आई वो प्रीवियस ऊपर के ऊपर थी।
तो ये आपका पैसा बनाता है। तो इन चीज़ों का मेरे हिसाब से एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में बहुत ध्यान देना चाहिए किसी भी क्लाइंट को। खाली यहाँ मैंने पैसा डाल दिया, इतना अच्छा पैसा बन गया, एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली ये मॉर्निंग वॉक के लिए अच्छी स्टोरीज होती है, उसके बिना कोई मतलब वाली बात नहीं है इसमें। प्रैक्टिकली लाइफ में अगर देखें तो वो इतना आपको फ़ायदा नहीं करता है। वैसे ही जैसे आपने बात की कि एक पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें आपने रियल एस्टेट और सब सारे कैटेगरीज मेंशन की हैं, तो ऐसे ही अगर रियल एस्टेट की बात करूँ तो कितना % होना चाहिए किसी की वेल्थ नहीं, का? सबसे पहले मैं तो मानता हूँ अपना घर होना चाहिए। तो हर आदमी के पास जहाँ रहते हो वहाँ घर तो होना ही चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो घर होना चाहिए, तो घर तो होना चाहिए। उसके बाद आप डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट करना, तो फिर आप अपना ओवरऑल कैश फ्लो देखो, अगले 5-10 सालों का नीड देखो, कितने खर्चे होने वाले हैं आपके, क्योंकि रियल एस्टेट आप इंस्टेंट बेच नहीं पाते हो और प्राइस डिस्कवरी होने में 10-10 साल लग जाते हैं, ढंग का प्राइस आने में। कभी कभी 2-3 साल में पैसा बन जाता है, बट अक्सर लंबा समय लगता है। तो उतने साल तक आपका पैसा ब्लॉक रहेगा, तो आर यू कंफर्टेबल विद दैट? उसके बेसिस पे आपका प्लानिंग होना चाहिए। ओके, बट नो असेट कैटेगरी, पर्टिकुलरली illiquid asset category, should not put together, should not become more than 50% of your portfolio. All illiquid asset, real estate is illiquid. It should never become more than 50% of your total wealth. Because उसके ऊपर हो गया और आपका बीमारी हो, किसी को बीमारी होगी तो क्या करोगे आप? 25 लाख रुपए चाहिए, क्या करोगे आप? आपका जॉब लॉस हो गया, क्या करोगे आप? तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से पैसा मैनेज करो। डोंट गो फॉर ग्लोरी। तो जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने मेरा पैसा डबल हो गया, या मैंने आईपीओ में डाला, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, एफ&ओ में पैसा बना लिया। दीज आर लाइक हिटिंग बाउंड्रीज इन क्रिकेट पैरेलल्स। छक्का मारा, चौका मारा, स्क्रीन पे अच्छा दिखता है, बट अच्छा बैट्समैन वो है जो अच्छी इनिंग कंस्ट्रक्ट करता है, मैच की सिचुएशन समझता है कि अभी टीम को क्या चाहिए, मैं उस हिसाब से खेलूँ। तो ग्रेटेस्ट बैट्समैन आर नॉट द बिगेस्ट हिटर। जैसे आज की इरा में देखें तो विराट कोहली हो गया, जो रूट हो गया, स्टीव स्मिथ हो गया, केन विलियमसन हो गया, दे आर 4 बेस्ट रेटेड टेस्ट प्लेयर्स, और मतलब बट दे आर नॉट द फ्लैशिएस्ट प्लेयर इन द टीम। Yeah. तो True. आपको इन्वेस्टिंग को एक्चुअली टेस्ट मैच जैसा आपको पैरेलल्स में देखना चाहिए। काफ़ी सारी फैमिलीज आई थिंक आपने भी आपके आसपास होंगे जिन्होंने अपना पूरा वेल्थ शायद शादी के उसमें लगा दिया कि शादी एकदम ग्रैंड करेंगे। तो आपका क्या व्यू है इसको लेकर? देखिए, मेरे हिसाब से फैमिली को बैठ के डिसीजन लेना चाहिए। जैसे हम, मतलब बड़ा फ़नी लगता है मुझे कभी तो कि हम एक खाना ऑर्डर करते उस पर डिबेट होती है कि यहाँ 200 रुपये का डिलीवरेट मिल रहा है, यहाँ से ले लो। टिकट बुक कराया तो यहाँ से बुक करा लो, वहाँ थोड़ा 200 रुपये कम लगेगा। एक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करो तो आपको ये गोल्ड स्कीम में ये मिल जाएगा। हाँ, बचत करने जाते हैं। जब बड़ा खर्चे की बात आती है, सारा अक्सर भूल जाते हैं हम लोग। तो एक फैमिली को 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए। एक तो ये देखना चाहिए कि टोटल एक्सपेंस ऑन बेडिंग, आपकी टोटल वेल्थ का कितना परसेंटेज होना चाहिए। ओके, सेकेंड ये होना चाहिए कि आपकी कितने पीरियड की इनकम उसमें जाना चाहिए। तो ईदर ऑफ दीज टू यू नीड टू कीप इन माइंड। लेकिन ये साथ में आपको ये भी देखना है कि आपकी इनकम क्या है, जिनकी शादी हो रही है वो घर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, खाली या अपना सेविंग डिप्लीट कर रहे हैं, बाद में बच्चे अपना लाइफ अलग जिएंगे, आपको बच्चों को और क्या देना है फ्यूचर में। तो ये पूरा प्लानिंग, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला कभी नहीं हो सकता। हर फैमिली की इक्वेशन एकदम अलग होती है। लेकिन इस पे आंख बंद करके पैसा नहीं खरीदना, खर्च करना चाहिए। मतलब सोच समझ के पैसा खर्च करेंगे तो डिसीजन मेकिंग मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी होगी इस पूरे प्रोसेस में। बिकॉज इनको मीठे खर्चे बोलते हैं। करते टाइम बड़ा अच्छा लगता है लेकिन वो आपकी उसके बाद फिर रिग्रेट होता है। और दूसरा, सब कुछ होने के बाद डिवोर्स हो गया तो क्या करोगे? हम तो नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता किसी के साथ तो, बट आपको वो माइंडफुलनेस भी चीज़ों को रखना चाहिए। इसलिए जितनी चादर उतने पाँव पसारने चाहिए, किसी को दिखाना नहीं है। और आपके कोई ऐसा एग्जांपल आप शेयर कर सकते हैं? आप ही की दोस्त के किसी बेटे या बेटी की शादी हुई और उन्होंने शायद बहुत पैसे उसमें लगा दिए और आपने शायद उनको मना किया हो कि नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल करो। बहुत बहुत किस्से हैं।
एक कोई अगर आप शेयर कर सकें। हाँ, एक दोस्त की लड़की की शादी हो रही थी, तो लड़का बहुत अच्छा मिला कि भाई एक ही बच्ची थी, लड़का बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा एजुकेटेड, अच्छा जॉब था, अच्छे परिवार से था, तो उनको लगा कि आई हैव टू कॉम्पीट विद देम। तो कोई एक्स अमाउंट उन्होंने बोला कि इतना पैसा, मेरे से बैठे थे, बोले विजित में, बोला भाई तेरा सेविंग का इतना बड़ा हिस्सा तू लेके कितना जाए। पैसा था वो? इट गोज इनटू 4 CR के आसपास उनको खर्च करना था। मैं बोला भाई तू अपना हिसाब बेचना पड़ेगा तेरे को, तू आईटी कंपनी में काम ना, आईटी कंपनी में मतलब जोर में थे आईटी कंपनी में उस टाइम ना, तो उसको लगा कि कुछ होने वाला नहीं है, या तो आगे बढ़ने वाला है, ऑल दैट, एंड देन यू स्पेंड मनी, इज डिप्लेटेड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर कॉपस। और बाद में आईटी कंपनी में चैलेंजेस आए, कोई भी करियर में चैलेंज आ सकते हैं ना, नथिंग इज़ फॉर एवर। तो बाद में उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, ओके, बहुत बड़ा पैसा खर्च कर दिया था। टच वुड वाइफ कमा रही थी, वाइफ पहले कमाती नहीं थी, बाद में वाइफ ने वापस स्टार्टेड वर्किंग, बिकॉज थोड़ा डिफ़िकल्ट दौर के थ्रू निकले वो लोग, करीब 1-2 साल उनका काफ़ी तकलीफ का दौर रहा। तो ये बहुत कॉमन है इंडियन फैमिलीज़ में, नॉट ओनली अबाउट वेडिंग, बट घर का रिनोवेशन कर रहे हैं तो बजट उसकी लिमिट के बाहर चला जाता है। पर क्या ये डिसीजन लेने से पहले उनको पता नहीं होता है कि आगे ये प्रॉब्लम आने वाली है? नहीं पता, काफ़ी टाइम पता नहीं होता, क्योंकि आप वेडिंग प्लानर के पास जाते हो तो इतनी कॉस्ट देता है, हलवा इतनी कॉस्ट, होटल के आप इतनी कॉस्ट अज्यूम करके रखते हो, लेकिन जब एक्चुअली करने जाते हो मालूम पड़ा कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है। जैसे आपने घर का इंटीरियर करवाने की कोशिश की, तो इंटीरियर डिज़ाइनर आपको बजट जानबूझ के कम देता है। फिर आप गए बाथरूम में तो आपको ये ब्रांड पसंद आ रही है, वो ब्रांड पसंद आ रही है, कर्टेन में ये पसंद आ रहा है, तो आपका बजट बाहर जाता रहता है। और एक ऐसी स्टेज आती है कि आदमी एक्सपेंसेस काउंट करना बंद कर देता है, शादी में वो होता है, तो वहाँ बहुत 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 स्ट्रगल होता है, और वहाँ बच्चे भी होते हैं, स्पाउस भी होती है, और शादी में दूसरी फैमिली भी होती है। मैनी पीपल मेक दिस मिस्टेक इन बाइंग व्हीकल्स एज वेल, बड़ी कार ले ली। मैनी पीपल मेक दिस मिस्टेक इन बाइंग रियल एस्टेट, बहुत ज़्यादा EMI पे रियल एस्टेट ले लिया, ओके। तो ये आपको थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, मतलब आपको प्रॉपर प्लानिंग से करना चाहिए। और उसमें मैंने देखा, एक तो ये हो गया, दूसरा अगर आप मेरे को पूछो कि इंडियन इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है, तो इंडियन इन्वेस्टर जो हमने फैमिलीज़ को देखा है, सबसे बड़ा रिस्क मुझे लगता है कि हर परिवार में एक आदमी डिसीजन लेता है, उनका डिसीजन फाइनल है। वेरी ट्रू। ये तो चाचा जी ने अच्छा पैसा बनाया, चाचा जी के पास सारी विजडम है, पापा जी ने बड़ा पैसा बनाया, पापा जी के पास सारी विजडम है। दैट इज़ राइट, ही इज़ डन, पापा जी चाचा जी जो भी ने बहुत अच्छा काम किया, सही बात है। अब इनको सोचना चाहिए कि मेरी विजडम कैसे ट्रांसफ़र हो जाए नेक्स्ट जनरेशन में। साथ में बैठना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है, फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते आप कि भाई आजकल के बच्चे कुछ समझते नहीं है, पैसे की वैल्यू नहीं करते। भाई आपने समझाया नहीं ना, आपको बैठ कर समझाना पड़ेगा। 3 साल का प्रोसेस है, आपको बच्चों के साथ बैठ के धीरे धीरे उनको इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनकी भी बात सुननी पड़ेगी आपको। कुछ भी उल्टे से कुछ भी आइडिया आ सकते हैं, आप उनके भी आइडिया को एंटरटेन करना पड़ेगा आपको। तो आप जापान में 1000 साल 1500 साल पुरानी फैमिलीज, या यूरोप में 500-600 साल पुरानी फैमिलीज, या US में 250-300 साल पुरानी फैमिलीज है। इंडिया में क्यों बोला जाता है कि लक्ष्मी 3 जनरेशन के बाद टिकती नहीं है? क्योंकि हम इसका प्रॉपर स्ट्रक्चरल प्लानिंग नहीं करते कि भाई हमको किस तरह से पैसा मैनेज करना है, मैं अपने बच्चों को किस तरह मेरी विजडम ट्रांसफ़र करूं कि वो अच्छे बने पैसा मैनेज करने में। तो वो पहले नहीं होता था, क्योंकि पैसे ही नहीं होता था लोगों के पास, तो स्किल डेवलप ही नहीं हुई। आज पैसा आ गया तो स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है। तो वो अगर आप मेरे को पूछोगे, सबसे बड़ा रिस्क है कि फैमिलीज़ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, मैं इतनी फैमिली के साथ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाते हैं हम लोग बोलते हैं बनाइए जी, अच्छा लग रहा है, बट जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है वही फैक्टलिस्ट इंडियन माइंडसेट आ जाता है, देख लेते हैं सब ठीक ही चल रहा है ना, क्या करने की ज़रूरत है। ये अगर आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर भी जैसे कोई ECG डायग्राम हो ना, कोई चार्ट दिखाए कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, ऐसा कुछ आ जावे, तो शायद हम बताते हैं कि देखिए आपका रियल एस्टेट एक्सपोजर ज़्यादा, आपका डायरेक्ट स्टॉक एक्सपोजर ज़्यादा, आपका इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा है, हाँ ठीक है, रिटर्न तो आ रहा है ना, दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। तो आपको प्री मॉर्टम करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के पहले कि इस असेट कैटेगरी में पैसा डाल रहा हूँ मैं, व्हाट इफ थिंग डजंट गो एज आई एम प्लानिंग,
तब आप डू यू हैव कैपेसिटी टू स्टे इन्वेस्टेड इन दैट असेट कैटेगरी. क्योंकि फनीली असेट कैटेगरी का रिटर्न 90% इन्वेस्टर को नहीं मिलता है, क्योंकि लोग गलत टाइम पे आते हैं. जैसे यूएस में जेपी मॉर्गन ने स्टडी की थी. दे लुक्ड एट यूएस सिक्योरिटी, टी बॉन्ड, रीट्स, कैश, एवरीथिंग, और इन्वेस्टर का रिटर्न बॉटम में था. बिकॉज इन्वेस्टर रिसेंट पास की परफॉर्मेंस को चेस करते रहते हैं. 6 महीने पहले हम गोल्ड सिल्वर, क्या बात हो रही थी, सिल्वर 10 लाख हो जाएगा, गोल्ड 2 लाख हो जाएगा. अभी इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की बात हो रही, 2024 में स्मॉल मिड कैप की बात हो रही थी. इन चीज़ों को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. वो बनाना बहुत ज़्यादा, एंड दैट शुड बी योर गाइडिंग प्रिंसिपल. उस पर दिमाग लगाइए, है ना. तो क्या ये खुद से बना सकते हैं? खुद से बना सकते हैं, लेकिन खुद से बनाने के बाद डिसिप्लिन नहीं होता, क्योंकि आपको इतनी डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. और वी आर अ सोशल एनिमल, विल गेट इन्फ्लुएंस व्हाट पीपल आर टेलिंग अस. जैसे आपको अगर अच्छी हेल्थ रखनी है तो आप या तो मॉर्निंग वॉक फ्रेंड से बोलते रहो. हर फ्रेंड नया आइडिया देगा, गुलाब जामुन का जूस पीना चाहिए डायबिटीज़ के लिए. हर आदमी आपको देसी उपचार बता देगा. हर आदमी बोलता है ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. बट सही क्या है? यू हायर अ गुड ट्रेनर, यू हायर अ डाइटिशियन, वो आपको डिसिप्लिन रखेगा. वहाँ डिस्कशन करो, स्पेंड टाइम इन फिगरिंग आउट हु इज़ द बेटर dietitian, who's a better trainer for you. Then you'll become more disciplined, because human nature है लेजीनेस का. आप शाम को 5 बजे घर पे आ रहे हो, 6 बजे घर पे आ रहे हो, डाइनिंग टेबल पे समोसा गुलाब जामुन पड़ा, 1 दिन नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, बाद में क्या होगा? सुबह उठने की इच्छा नहीं हो रही है, यार आलस आ गया, कल कर लूँगा. ट्रेनर आपको फ़ोन करता है, भाई साहब आई एम कमिंग. तो आप बना तो लोग, इट इज नेवर द क्वेश्चन ऑफ नॉलेज, और इट इज क्वेश्चन ऑफ एग्जीक्यूशन. और वहाँ बहुत हम फेल कर जाते हैं. मेट्रो सिटीज़ में तो अभी एक ट्रेंड चला आ रहा है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, पर उसको डिंक कहते हैं कि डबल इनकम नो किड्स. तो इस पे आपका सबसे पहले क्या थॉट प्रोसेस है, मैं जानना चाहूँगी. देखिए, वो तो एक्चुअली एवरी कपल का अपना इंडिविजुअल डिसीजन है, उनको जो भी ठीक लगता करे. आई कैन ओनली डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल पार्ट ऑफ इट. बाद में उनको करना नहीं करना उनकी इच्छा है. तो भी बच्चे की प्लानिंग में पैसा बहुत खर्च होता है. आपकी लाइफ के गोल चेंज हो जाते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होती है, क्योंकि बच्चे खर्चे बहुत हैं. डिलीवरी का खर्चा है, प्रेगनेंसी के टाइम खर्चे हैं, बच्चा आया तो उसके बाद वैक्सीनेशन, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट, फिर बच्चा बड़ा होने लगा तो स्कूल, बर्थडे पार्टीज़, क्लासेस. एक ढंग की सिटी में सिंगल किड फॉर अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली is 25 to 50,000 rupees per month additional expenses. स्कूलिंग बहुत महंगी हो गई है, तो आपको वो माइंड में रख के करना है. कोई फैमिलीज़ में पेरेंटल हेल्प होती है कि माँ बाप का घर है, माँ बाप ने घर दिया हुआ है, पेरेंट्स साथ में हैं, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, तो अलग कहानी हो जाती है. लेकिन प्योरली फ्रॉम फाइनेंशियल डिसीजन, आप अकेले हैं, आप माइग्रेट होके आए हैं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इट बिकम वेरी चैलेंजिंग. मम्मी पापा साथ नहीं रह रहे हैं, फादर इन लॉ साथ नहीं रह रहे हैं, तो बच्चे के पीछे ध्यान कौन रखेगा? सपोज दोनों काम कर रहे हैं तो ये सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो जाती है. और इसलिए देखिए कि बर्थ रेट इज़ कोलैप्सिंग. तो क्या फाइनेंशियली कुछ है कि शादी से पहले अगर हमको पता है कि 30 की एज पे शादी करनी है, तो कुछ फाइनेंशियली प्लानिंग करके रखें, या फिर ये बस पेपर्स पे अच्छा लगता है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? पैसे की कंपेटेबिलिटी भी बहुत बड़ा रीजन है डिवोर्स का. तो एक वन फाइनेंस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने करीब 1300 डिवोर्स कपल का स्टडी किया है. तो 83% ऑफ द कपल हु हैड अ डिवोर्स हैड अ मनी फाइट एवरी मंथ. And they perhaps many of them came from same company, similar education background, but when it come to money, they used to think very, very differently. आपको शादी के पहले सोचना है कि पेरेंट्स का ध्यान कौन रखेगा, लड़की के पेरेंट्स का, लड़के के पेरेंट्स का. डिवोर्स हो गया तो क्या सिचुएशन होती है? मैनी पीपल गोज थ्रू डिप्रेशन. तो आपको मनी कंपेटेबिलिटी भी. एंड दिस इज द वन रीजन मैनी किड्स आर एक्चुअली पोस्टपोनिंग द वेडिंग, कि मैं पहले फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए, मेरी थोड़ा ठीक हो जाऊं, कंपेटेबिलिटी देखनी है मुझे. तो एक्चुअली व्हेन इट कम टू इन्वेस्टिंग ना, इट इज रिटर्न इज नॉट द थिंग. उसका मतलब ही नहीं है. आप पहले ये लाइफ की प्रॉब्लम देखो.
फिर आप ढंग सा पोर्टफोलियो बनाकर पैसा बन जाएगा, बट आपको देखना है कि मिस्टेक्स आपकी लाइफ में कम हो। मिस्टेक्स कम होगी तो आप वैसे भी अच्छा काम कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की, आप इसके बारे में सोचना चालू करो, लिखना चालू करो, बात करना चालू करो। आपका हो सकता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छा रहे। मैंने देखा है कि बहुत से वेल टू डू फैमिलीज़ में भी ये कॉन्सेप्ट है कि फैमिली नहीं बनानी है, मतलब बस हस्बैंड वाइफ है, वही अपने इनकम को सेव करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। तो ट्रेडिशनली देखा जाए तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगता है कि मे बी शायद फ्यूचर में काम नहीं करता? देखिए, पता नहीं क्या होने वाला है। 30 साल पहले कोई नहीं सोचा कि सिचुएशन आने वाली है। सारे डेटा वर्ल्ड बैंक का प्रोडिक्शन देखो, IMF का प्रोडिक्शन देखो, इंडिया की पॉपुलेशन इज एक्सप्लोड, एक्चुअली उल्टा हो रहा है। क्योंकि दीज आर द रीजंस एंड इकोनॉमी इज द वन, फाइनेंस इज वन ऑफ द रीजन। ये सही है गलत है, ये आई एम नॉट समवन हु, बिकॉज अगर मेरा डिसीजन है तो मेरे को डिसाइड करना अच्छा है गलत है ना। आई कांट डिसाइड फॉर समबडी एल्स। तो उनका खुद का इंडिविजुअल कॉल है, उनको क्या करना है नहीं करना है, उनकी चॉइस है। हर चीज़ के पॉजिटिव्स हैं नेगेटिव्स हैं। तो आपको देखना है कि भाई बच्चे हैं तो पूरी ज़िंदगी उनकी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद गारंटी नहीं कि वो आपका ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे। लेकिन बच्चे नहीं रखे तो फिर क्या करोगे बाद में? ओके, लोनलीनेस इज गोइंग टू बिकम द बिगेस्ट डिजीज इन द वर्ल्ड। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि बच्चे हैं तो आप लोनली नहीं रहोगे, वो शायद वो और कहीं पढ़ रहे होंगे। तो ये आने वाले पीरियड में पैसे से बाहर बहुत एक्चुअली पैसा हो जाएगा लोगों के पास। बाकी चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए बहुत विजडम, मैच्योरिटी, प्रिपरेशनेस चाहिए। मेरे हिसाब से लाइफ को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको इन सब चीज़ों पे सोचना, एंड यू शुड फाइंड समबडी टू हुम यू कैन टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तो ये बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। वजह आप ये भी अभी बातें शेयर कर रहे थे ना कि कहीं मॉर्निंग वॉक पे आप चले गए तो डायबिटीज़ को कैसे क्योर करना है उसका किसी ने नुस्खा बता दिया कि व्हाट्सएप पे आ जाती चीज़ें। और व्हाट्सएप पे चीज़ें आ जाती हैं। तो अभी फाइनेंस में भी ऐसा ही है कि कोई होगा, कोई अंकल होंगे जो आपकी चाचा, बड़े पापा, कोई भी, FD में पैसा डालो, क्यों डाल रहे हो इक्विटीज़ में, पागल हो, बुद्धू हो तुम, ठीक है। दूसरा कोई होगा कि कोई कज़िन है जो FNO करता है तो वो बहुत तारीफ़ कर रहा है। फिर कोई और है जो उसके अलग व्यूज़ हैं। तो अब हम इंडिया में देखा जाए तो हम लोग एक सोशल एनिमल हैं, मतलब हमें अफेक्ट करता है लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। इस समय पे अपने दिमाग को कैसे स्थिर रख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि कौन सी एडवाइस सही है, कौन सी एडवाइस सही नहीं है? तो देखिए, ऐसा है कि इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। इसको एग्जामिन भी करना चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन को। देखिए, इंडिया लो ट्रस्ट सोसाइटी है। तो या तो हम ट्रस्ट करेंगे कोई बिग ब्रांड को या अपने मॉर्निंग वॉक अंकल को। फाइनेंशियल एडवाइजरी कम्युनिटीज जस्ट 20-30 ईयर ओल्ड इंडस्ट्री। तो अभी उनका एक फेज चल रहा है अभी। ओके, लेकिन आपको बिना प्रोफेशनल हेल्प के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो आपको रिकमेंड कर रहा है उनको क्या पता आपकी सिचुएशन क्या। लेट्स अज्यूम कि कोई बोल रहा है FD में पैसा डालो। जी, क्यों रिस्क ले रहे हो पैसे की? अब आपके घर में बच्चा है तो उसका इन्फ्लेशन, एजुकेशन इन्फ्लेशन 6% नहीं रहने वाला है। एजुकेशन इन्फ्लेशन 8 to 10% रहने वाला है। आपको बच्चे की शादी करनी है तो इन्फ्लेशन 6% नहीं रहने वाला है, क्योंकि नए नए खर्चे बढ़ जाते हैं। फॉरगेट अबाउट द कॉस्ट, नई चीज़ें ऐड हो जाती है, प्री वेड शूटिंग, पोस्ट वेड, ये वो सब हो जाता है, आफ्टर पार्टीज एंड ऑल दैट। उसके अलावा अगर आपके घर में एल्डरली पीपल है, दे आर मेडिकली, दे नीड सम हेल्प, तो उसका इन्फ्लेशन एक्चुअली बहुत अलग हो जाता है। तो आप FD में कैसे सेफ रह सकते हो? आपको F&O के आंकड़े आ रहे हैं कि सरकार बोल रही है कि 90% प्लस इन्वेस्टर डोंट मेक मनी इन F&O। तो आपको साफ दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आप भगवान ने क्या आपको बुद्धि दी कि आप 9% लोगों में रहोगे? तो ये भी सोचने वाली बात है ना। तो आपको इन चीज़ों को सोच के ये डिसाइड कैसे आप मतलब F&O में पैसा बना सकते हो। ओके, तो आपको सोचना है, और अगर करना भी है तो जस्ट पुट अ स्मॉल कैपिटल। ओके, और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में जब तक आप झटका नहीं खाओ तब तक उस प्रोडक्ट को ट्रस्ट मत करो कि आर गुड फॉर दैट प्रोडक्ट। कोई कार है ना, जब तक कार कोई चैलेंजिंग तब कार का क्वालिटी मालूम नहीं पड़ता कि अच्छी कार है कि नहीं है। आपने F&O में पैसा डाला, बना पैसा 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब झटका आया तब क्या हुआ? आपका पूरा कैपिटल उड़ गया आपका।
ओके, सिमिलरली व्हेन इन्वेस्ट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड, आपका एसआईपी का रिटर्न अच्छा आ रहा है, बढ़िया पैसा बन रहा है, जब रिटर्न नहीं आया तब क्या हुआ? आप उसके पास उस सेट को होल्ड करके रख सकते हो क्या? आपने प्रॉपर्टी ली, डिले हो गया पोजीशन में, लिक्विडिटी का चैलेंज है, फ्रॉड का चैलेंज है, आप उसको होल्ड करके रख सकते हो क्या? देखिए, इन्वेस्टिंग इज फ्यूचर लुकिंग, फ्यूचर इज अनसर्टेन। अगर आप दो कॉन्सेप्ट मान के चलोगे ना कि नथिंग इज गोइंग टू बी लाइक ऑन अ गिवन पाथ, तो फिर आप बोलो कि यार, इफ दिस इज द गिवन सिचुएशन, लेट मी क्रिएट अ गुड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। और उसमें मैंने बहुत इंटरेस्टिंग डेटा एग्जामिन किए हैं। मैंने सिल्वर लिया, गोल्ड लिया, डेट लिया और इक्विटी लिया और मैंने एनालाइज किया कि किस तरह हम इन्वेस्ट करें। यू स्टार्ट विद 25% एलोकेशन ऑल फॉर अज्यूम। लेकिन मैंने एक मैट्रिक्स डाला। मैट्रिक्स ये था कि किसी भी एसेट कैटेगरी का एक 10 साल का रिटर्न सर्टेन परसेंटेज के ऊपर गया तो एसेट कैटेगरी ओवर वैल्यूड होने लग गई है, और 10% के नीचे आने लग गया, सिंगल डिजिट आ गया, नेगेटिव आता है कभी कभी, देन एसेट कैटेगरी बिकम वेरी गुड। तो सम टाइम इन इक्विटी यू कैन एंड अप गिविंग 60-70% एलोकेशन, सम टाइम गो टू जीरो, सम टाइम इन गोल्ड यू कैन गो 40-50%। आप लिमिट भी डिसाइड कर सकते हो कि मिनिमम इतना रहेगा, मैक्सिमम इतना रहेगा, बट विद इन दैट यू इन प्ले। तो आपको मालूम पड़ा ये एसेट एलोकेशन सबको आउट परफॉर्म करता है। इट क्रिएट मच मोर वेल्थ देन सिंगल ownership of debt, single ownership of silver, only ownership of gold और only ownership of equity। तो लेकिन कोई भी एक साल में टॉप नहीं रहता है। एक साल में कभी गोल्ड टॉप रहेगा, तो एक साल में सिल्वर टॉप रहेगा, तो एक साल में डेट टॉप रहेगा, एक साल में इक्विटी टॉप रहेगा। 3-3 साल तक हो सकता है डेट अच्छा रिटर्न दे, लेकिन मोमेंट यू गो 7-8 ईयर प्लस, एसेट एलोकेशन थ्रू दिस विल डिलीवर मच बेटर परफॉर्मेंस फॉर यू। तो वो आपको विजडम होना चाहिए, और वो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि ये एसेट कैटेगरी अच्छा कर रही है, मैं अभी इसमें और इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, यहां से पैसा निकालूंगा। ये इतनी आप में हिम्मत होनी चाहिए। और ये एसेट कैटेगरी खराब चल रही है, मुझे यहाँ पे अब पैसा डालना है, वो इतना आप में हिम्मत होना चाहिए। पोर्टफोलियो मेकिंग की जब बात आती है या फिर कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है, तो आपको क्या लगता है कि अगर एक फैमिली है जिसमें वाइफ है, बच्चे हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट कितना होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में? उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मतलब दे शुड बी पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। उनका खाली ओपिनियन नहीं होना चाहिए, उनका यस और नो होना चाहिए हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। उनका वीटो होना चाहिए, क्योंकि खाली आप ओपिनियन लेके इग्नोर कर रहे हो तो उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अपनी फैमिली को समझाने की। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आप पैसा बचा किसके लिए रहे हो? फैमिली के लिए, स्पाउसेस के लिए, बच्चों के लिए। उनको मालूम तो पड़ना चाहिए कि पैसा कहाँ पड़ा है, कौन मैनेज कर रहा है, किस तरह मैनेज हो रहा है। बच्चों को लर्निंग कब आएगी कि पैसा हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये पैसा टूट गया, ये पैसा बढ़ गया, कैसे कंपाउंडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने देखा कि जिस भी फैमिली में महिलाएं इन्वॉल्व है, डिसीजन मेकिंग ज़्यादा साउंड होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक लेडी को आपने बोल दिया कि पैसा आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए है, ये इमरजेंसी फंड है, ये बच्चे की शादी के लिए है, ये रिटायरमेंट का पैसा है, तो उसको टच नहीं होने देती वो। क्योंकि आदमी को तो मॉर्निंग वॉक पे ब्रिलियंट आइडिया आते रहते हैं, कोई आके बोल दे ये कर लो वो कर लो, पर लेडी ज़्यादा सॉर्टेड होती है। और आप लाइफ में भी देखो, जैसे कि लोग बोलते हैं कि लेडीज़ बहुत मूडी होती है, बहुत वोलेटाइल उनका टेम्परामेंट होता है। मैं बोलता हूँ वो रियल होती है। जैसे रात को 2 बजे मैं क्या उठ के सोच रहा हूँ ट्रम्प क्या करेगा, ईरान इजराइल वार में क्या होने वाला है, मेरी वाइफ क्या सोच रही है, सुबह सब्जी क्या बनाऊँ, बच्चों को टिफ़िन में क्या जाएगा, सुबह काम वाली नहीं है तो क्या होगा। तो विच आर द रियल इश्यूज जो घर की है, जो घर का। तो वो जब ऐसी सिचुएशन हैंडल कर रही है, तो उनका मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंस होना चाहिए। दे विल टेक मच बेटर डिसीजन, बिकॉज उनकी जो सोच है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सॉर्टेड है, मतलब हर चीज़ में सोच समझ के वो, और एक इंट्यूटिव उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। खासकर मैंने इंडियन लेडीज़ की देखी है। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी गृहिणी या आपकी जो स्पाउस है वो अगर होम मेकर है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि
आपकी कमाई का 50% उनके बैंक अकाउंट में हर तारीख को जाना ही चाहिए। आपको एहसान नहीं कर रहे हैं हम लोग, वो पूरा घर संभाल रहे हैं। एक 5 स्टार होटल में शेफ़ को कितना पैसा मिलता है, आपको पूरा घर संभाल रहे हैं, सब संभाल रही है। आप 3 दिन ट्रैवल कर रहे हो, 5 दिन ट्रैवल कर रहे हो, बच्चे रात को आ रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, कौन सब कुछ पीछे संभाल रहा है? एक सीईओ टाइप है जो काम कर रहा है आपके लिए। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि हर फैमिली का फ़र्ज़ बनता है कि अपने स्पाउस को अपनी अर्निंग का 50% देना ही चाहिए, कोई मेहरबानी नहीं है। पर विजय, आपका उन लोगों को क्या कहना है जो शायद ये समझेंगे कि हमारी वाइफ को पता ही नहीं है कहाँ पे कैसे पैसे लगाने हैं, क्या सही डिसीजन है, तो हम कैसे दे दें 50% पैसा? आपकी वाइफ शादी करके आप लेके आए, वो आपके साथ रहने को तैयार है, वो घर छोड़ के। उसको कैसे मालूम था कि ये घर कैसा होने वाला है, लोग कैसे होने वाले हैं? वो तो अकेली चल के आई ना। शी इज़ टेकिंग द रिस्क, यू आर नॉट टेकिंग द रिस्क। दूसरा, क्या वो माँ के पेट से सीख के आई खाना बनाना? कैसे सीखा? करके सीखा ना। आपका बच्चा गिटार अच्छी बजाता है, मैथमेटिक्स में अच्छा है, कैसे सीखा उसने? लगातार लर्न करके। तो सिमिलरली एक बच्ची है, वो किचन में देखती है माँ खाना कैसे बनाती है, वो जाके बैठ जाती है, देखती रहती है, उसका इंटरेस्ट उसमें आता है, धीरे धीरे बनाना चालू करती है। सेम इन पोर्टफोलियो, दिखाओ क्या हो रहा है। शुरू की मीटिंग में दे विल बी जस्ट लिसनर, उनके सवाल पूछने दो उनको कि भाई क्या हो रहा है, कहाँ पैसा डाल रहा है, यहाँ क्यों पैसा डाला आपने, यहाँ उनके सवाल आने दो। उनकी ऑटोमेटिकली लर्निंग डेवलप होगी। जब वो एक पोर्टफोलियो रिव्यू पे बैठेगी तो उन्होंने एसआईपी की सुना, एसेट एलोकेशन की सुना, तो जब वो ऐसे वीडियो, ऐसे न्यूज, ऐसी चीज़ें देखेगी तो उनका नेचुरल क्यूरियोसिटी उसको पढ़ने की ज़्यादा होगी कि आज आपने पोर्टफोलियो में एसआईपी की बात की और सपोज को एसआईपी की रील आई तो वो शायद देखेगी। जैसे आज रेसिपी की रील देख रही है ना, वैसे शायद वो देखेगी यार और समझते हैं। आर्टिकल आया न्यूज़पेपर में, टीवी पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है इन्वेस्टमेंट को लेके, तो धीरे धीरे उनकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती जाएगी। और वो कल मैं दिल्ली में था, एक इन्वेस्टर था, तो उसने बोला है मेरी वाइफ को मैंने सिखाया, तो आज ये हालत है कि वो मुझे बता रही कहाँ पैसा डालना है। तो सीख जाएगी। और एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। आपको अपनी स्पाउस को डिसीजन मेकिंग में 100% इन्वॉल्व करना चाहिए, बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। आपको अपनी फैमिली की डायनेमिक्स देखनी है किस तरह है। और अगर बहुत ही कॉन्ट्रास्ट ओपिनियंस है, तो अगर बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, एक पर्टिकुलर वे ऑफ इन्वेस्टिंग में ही हमें पैसा डालना चाहिए, और पेरेंट्स बोल रहे हैं कुछ अलग, तो उस केस में क्या करें? तो फिर आप पोर्टफोलियो एलोकेट कर दीजिए कि बच्चा भैया तू बोल रहा है 5% तेरे हिसाब से करते हैं। या ऐसा करिए कि आप नोट डाउन करके रखिए ना कि चलो आज है जो वैसा ही रहने देते हैं। बेटा तू बोल रहा है बिटकॉइन में डालना, आज लिखते हैं। तू बोल रहा है स्पेस एक्स में डालना, लिख के रखते हैं आज। तू बोल रहा है नैस्डैक में पैसा डालना, लिख के रखते हैं आज। इसको रिव्यू करते रहेंगे ना, तो अपनी थॉट प्रोसेस लिख दीजिए। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप बोले कि ठीक है तेरे को मैं 5% एलोकेशन देता हूँ, तेरे हिसाब से लेट्स पुट दैट मनी। तो धीरे धीरे उनको इन्वॉल्व करिए, वो तरीका हो सकता है। आई थिंक आपने बहुत अच्छी सही बात बोली, बिकॉज इंडियन घरों में ये देखने नहीं मिलता है। कोई फैमिली में एक ही होता है जो फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहा होता है, उसी को पता होता है पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ डालना है। एंड आपने जो अप्रोच दिया, आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स को हेल्प करेगा। उनके कुछ अलग ओपिनियंस हो सकते हैं इस पे, बट डेफिनेटली अगर वो ये अगर करके देखेंगे तो शायद उनकी लाइफ और आसान हो जाएगी। आप उनसे पूछिए कि सपोज यू आर वर्किंग इन अ बिग कंपनी, तो बड़ी कंपनी में एक आदमी डिसीजन लेता है कभी भी? नहीं लेता ना। नहीं। क्यों? कलेक्टिव विजडम इज बेटर देन इंडिविजुअल ब्रिलियंस। इस बात को जरूर ध्यान रखें। करेक्ट, वेरी ट्रू। विजय, वैसे ही अभी हम ईसॉप्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बहुत सारे लोगों की जो वेल्थ है मेजरली किसी कंपनी के ईसॉप्स में है, और वही ईसॉप, वही स्टॉक अगर गिर जाए 15% 20% तो हालत ख़राब हो जाती है। तो ऐसे समय में ईसॉप वेल्थ को कैसे मैनेज करना चाहिए? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने लिया है, और मैंने 120 ईसॉप को एनालाइज किया है इंडिया में, और मैंने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई। उसमें 83 स्ट्रेटेजीज में आवर स्ट्रेटेजी वर्क बेटर देन ईसॉप। मैंने HDFC ग्रुप में काम 83 स्ट्रैटेजीज आपने बनाई थी?
120 ESOP कंपनियां मैंने एनालाइज की जिन्होंने ESOP दी हैं, और वहाँ हमने एक अल्टरनेट स्ट्रेटेजी बताई क्या करना चाहिए ESOP वेल्थ का, आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा. इन 83 स्टॉक्स our strategy did better than just holding the ESOP. And in rest of these companies, we significantly reduced the concentration risk in the portfolio. तो मैं HDFC ग्रुप में काम किया और HDFC बैंक, HDFC लाइफ, HDFC AMC, HDFC लिमिटेड के स्टॉक्स ने बहुत पैसा बनाया, इन्वेस्ट ज़बरदस्त पैसा बनाया. और HDFC बैंक और HDFC तो ऐसा था कि क्लॉकवाइज 20-25% हर साल रिटर्न छूट रहा था 30-30 साल तक. लेकिन पिछले 5 सालों में नहीं बना पैसा. तो एक कंपनी लाइक एज गुड एज HDFC ग्रुप, वहाँ 5-5, 6-6 साल तक पैसा नहीं बने, तो आप तो थोड़ा, और उसमें लकीली ड्रॉप नहीं आया बड़ा, लेकिन वहाँ भी अभी सवाल उठ रहे हैं. लोग अपने मन में कह रहे हैं कि मैं क्यों नहीं किया मैंने. आपके पास 10 करोड़ का ESOP था, वो 10 करोड़ का ESOP 10 करोड़ ही रहा. आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 2 करोड़ का 5-4 करोड़ हो गया. तो आप इस मन में सवाल तो आता है ना. सिमिलरली अगर आप कोई बड़ी टेक कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ वॉलेटिलिटी हो सकती है. अब येस बैंक में हमने देखा है लोगों के पास बहुत बड़ा ESOP था, खाली हो गया पूरा का पूरा, ऑलमोस्ट जीरो हो गया लोगों का वैल्यू. किसी के पास न्यू कंज्यूमर टेक फिनटेक कंपनी के ESOP थे, वो पोर्टफोलियो मेरे क्लाइंट के 50-50, 60-60% नीचे गया. सो हाउ डज वन हैंडल? उसमें 3-4 चीज़ें होती है. एक तो है कि व्हेन आपके पास जिस कंपनी में काम करते हो आप, जैसे वो आपका है ना प्रॉपर्टी, पुश्तैनी घर, वैसा ESOP से इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है हमारा कि आई एम वर्किंग फॉर दिस कंपनी, ये तो मुझे मिला, इसको टच नहीं करना चाहिए. दूसरा क्या होता है कि जब हम कंपनी में अच्छा कर रहे होते हैं तो हमको लगता है इस कंपनी अच्छी, ESOP अच्छा करेगा. जब हम कंपनी में अच्छा नहीं कर रहे तो हमको लगता है यार ये तो बेकार कंपनी है, कुछ नहीं होने वाला. तो वो एक रैशनल डिसीजन नहीं होता. तीसरा क्या होता है कि इट बिकम वेरी लार्ज पार्ट ऑफ अवर टोटल वेल्थ. तो हमने क्या किया, हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनका हम ESOP मॉनिटरिंग लगाया हम लोगों ने. हमने लोगों को बोला आप सिंपल चीज़ करो, आपके पास किसी भी कंपनी का ESOP है ना, मुझे कितने ESOP बता दो. अगर वो नहीं बताने तो आई विल अज्यूम दैट यू हैव ESOP वर्थ X अमाउंट ऑफ करोड़. ये आपका पोर्टफोलियो A है. सपोज आपके पास ESOP, अज्यूम कि आपके पास 1 करोड़ रुपए का ESOP है. ये आपका पोर्टफोलियो A हो गया. अब मैं आपको बताऊंगा कि इस ESOP को हर महीने क्या करना है, कि इस स्टॉक को कितना बेचना है, नहीं बेचना है, और बेच के पैसा कहाँ डालना है. दैट बिकम पोर्टफोलियो 2. मतलब यहाँ 1 करोड़ का ESOP है, यहाँ 1 महीने बाद मैं आपको बोलूँगा 1 लाख का ESOP बेच दो और वो XYZ डाल दो. फिर 2 महीने बाद कुछ नहीं करूँगा, फिर 3 महीने बाद बोलूँगा ये करो. सो पोर्टफोलियो B ESOP प्लस अवर माई स्ट्रेटेजी. आप दोनों का परफॉर्मेंस देखते रहो, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल. इनवेरिएबली अवर स्ट्रेटेजी विल डू मच बेटर फॉर यू, आल्सो रिड्यूस द रिस्क. तो इन्वेस्टर को क्लिनिकली ESOP वेल्थ पे काम करना चाहिए. इट बिकम टू रिस्की एल्स वी हैव सीन, और नॉट एवरी ऑर्गेनाइजेशन लाइक HDFC एंड HDFC बैंक, दे आर, आने वाले पीरियड में तो परफॉर्मेंस और वोलेटाइल होने वाली है, जो जहाँ नया नया ESOP आ रहा है. तो उसको बहुत प्रूडेंटली आपको मैनेज करना चाहिए मेरे हिसाब से. Got it. और इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन ऑन पेपर्स 4 to 5% है, पर जैसे आप अभी बता रहे थे ना कि मेडिसिन की कॉस्ट 12% बढ़ रही है, स्कूल फीस 10% बढ़ रही है. तो ऐसे केस में हम कैसे, मतलब इन्फ्लेशन के साथ तो कंपेरेबल ही नहीं है. ये 4-5% का कोई मतलब नहीं है. लाइव कंसर्ट की इंडस्ट्री इंडिया में 21,000 करोड़ की है. 1,41,000 करोड़ रुपया ऑन फॉरेन ट्रेवल में खर्च करते हैं. ओके, वो 5% इन्फ्लेशन वाला थोड़ी है. फॉरेन ट्रेवल में करेंसी डेप्रिसिएशन 4% है, उसके बाद वहाँ का इन्फ्लेशन ऐड करो. ओके, तो वो कहानी नहीं है. आप 4-6% इन्फ्लेशन बिल्ड करके काम नहीं कर सकते. आपको आप बोले कि मेरे खर्चे ये है, मेरे मेडिकल का पैसा बचा रहा हूँ, इस पर इन्फ्लेशन 10% होना चाहिए, एजुकेशन पे 10% इन्फ्लेशन होना चाहिए. आपकी लाइफ स्टाइल, जैसे आपको डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करनी है, आपको ट्रैवल करना है फॉरेन, आपको हॉलीडेज़ करना है, आपको और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करनी है, तो वह इन्फ्लेशन आपको अलग बिल्ड करना पड़ेगा. खाली खाने का इन्फ्लेशन 4-6% हो सकता है, वहाँ भी घर पे खा रहे हो तो सपोज ईटिंग आउट, तो उसका एक्सपेंस एक्चुअली बहुत अलग हो सकता है. तो आप 4-6% इन्फ्लेशन पे बिल्कुल अपने नंबर कैलकुलेट मत करो. जो कि और क्या यही सही तरीका है? क्योंकि फिर
काफ़ी सारे ओपिनियंस ये भी होंगे कि इसको करना प्रैक्टिकली थोड़ा इम्पॉसिबल भी है। नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। आप अपना पिछले 1 साल के खर्चे देखो ना, आपने क्या क्या डाला है, ठीक है। देन यू ब्रेकअप कि फूड में कितना गया, ईटिंग आउट में कितना गया, ग्रोसरी में कितना गया, कपड़े में कितना गया, आपको मालूम पड़ेगा। देन यू पुट इन्फ्लेशन, मेडिकल में कितना गया, एजुकेशन में कितना गया, पुट दैट नंबर ना, मालूम पड़ जाएगा। और उसमें कुछ चेंजेस हुए बड़े, जैसे बच्चा हुआ तो देन यू नीड टू थिंक वेरी डिफरेंटली, कोई बीमार हुआ देन यू टू थिंक वेरी डिफरेंटली, कार ली उसकी EMI, देन यू टू थिंक वेरी डिफरेंटली। तो आपको इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। करेक्ट। एंड फैमिली प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, तो फैमिलीज़ में जो पैसा उधारी देने की बात आती है, वो अगर हम डिस्कस ना करें तो आई थिंक ये टॉपिक इनकम्प्लीट रहेगा। तो इमोशनली लोग किसी को अपने चाचा, भाई, बहन, कजिन्स को पैसे दे दिए, ठीक है। अब वो उस सिचुएशन से बच भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते कि पैसे नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं, लोगों को वेल्थ दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि पैसे नहीं हैं। और मना भी कैसे करें? मना करेंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। तो इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए? तो जो मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली एक्सप्लोर किया है कि हमने हमारे घर में इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाई है। मैं, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बड़े बच्चे। इन्वेस्टमेंट कमेटी है, 2 बड़े बच्चे हैं मेरे एडल्ट। तो 4 लोगों की इन्वेस्टमेंट कमेटी। एवरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय ऑल 4 ऑफ अस। वाओ, दैट्स ओके, कूल। तो जैसे अभी मेरे दोस्त या रिश्तेदार पैसे मांगने आते, वो तीनों अग्री नहीं करते, एंड आई कांट डिसाइड। मेरी वाइफ के दोस्त या रिश्तेदार मांगने आते तो हम मना कर देते हैं। तो पहले कमेटी से अप्रूव होगा। तो हमारे हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है। मैं बोलता हूँ भाई घर पे बात करके बताऊंगा। वो आदमी 1 दफ़ा आता है, 2 दफ़ा आता है, क्योंकि वो भी एक रिश्तेदार के पीछे थोड़ी पड़ा है, एक दोस्त के पीछे पड़ थोड़ी, वो 4 जगह देख रहा ना वो भी। तो कोई दे देगा उसको। आप देखो, मैं तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के यहाँ काम किया हूँ, आदित्य बिरला ग्रुप में काम किया, HDFC का। वो कोई पर्सनल लैंडिंग नहीं करता, उन लेवल पे कुछ नहीं करते, बहुत क्लियर है वो लोग। आप NGO बना दो, डोनेशन दे दो, वहाँ से काम चला लो, बट आप उतना ही पैसा दो, फिर कभी रिटर्न नहीं हो। और आप क्या समझते हो, पैसा देने से रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे क्या? पैसा देने के बाद रिलेशन 90% टाइम पैसा आता नहीं है, तो रिलेशन तो ऑलरेडी खराब हो गए, समझ लो। आप अपना पैसा बचाना अपने को। ये पैसा दिया आपने और दिया नहीं, कहा सुनी होएगी। अगर कोई बोला कि यार इतना बड़ा आदमी, अब क्या फ़ायदा, पैसा दिया नहीं, बोलने दो भाई, ठीक है। और अगर कोई बहुत ही करीबी है जिसको हेल्प की ज़रूरत है, तो ट्रीट दैट एज एक्सपेंसेस, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ असेट। आपको और उतना ही पैसा देना है, उस पर एज्यूम करना है कि वो गया। और करीबी है तो फिर लोन क्या हो, तो हेल्प हो गई ना। करेक्ट। उतना ही दीजिए, वापस कभी आपके पास आए नहीं। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने का मैंने सबसे बड़ा फ़ायदा ये देखा कि आप आलतू फालतू डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि आपको मालूम आपके पास पावर नहीं है अकेले के पास। तो आपको 4 जन आके भी नया आइडिया दिए तो वो आप बोले चलो बात करते हैं, घर पे आके यार ये अच्छा लग रहा है, तो नहीं। और अगर कभी ऐसा होता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट कमेटी की आप बात कर रहे हो, जिसमें आप, आपकी वाइफ और 2 बच्चे हैं, उसमें आपका, क्योंकि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑफ कोर्स, तो आपके एक व्यूज़ होते हैं कि नहीं हमको यही करना चाहिए, यही सही है, एंड देन तीनों आपके अगेंस्ट होते हैं, तो उस केस पे आप किसकी फिर सुनी जाती है? तीनों चारों अग्री होना चाहिए, चाहे वो अगर आप भी कह रहे हो तो। मैं कौन होता हूँ? 25% स्टेक होल्डर हूँ कंपनी की वेल्थ में। बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, अभी बच्चे की शादी होने वाली, तो बहू भी आएगी। तो सब डिसीजन मेकिंग। तो ये जरूरी है, मेरा व्यू ज़्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी कि मेरी फैमिली को विजडम कैसे ट्रांसफर हो। सो व्हेन वी डिस्कस थिंग्स, हम लिख लिया भाई, पापा बोले यहाँ पैसा डालना है, बच्चों ने मना कर दिया, देखते हैं 3 साल बाद क्या, बच्चे ने बोला पापा यहाँ पैसा डालो, हमने मना कर, देखते 3 साल बाद क्या होता है। तो आप राइट डाउन कर लो ना, राइट डाउन करो, छोटा सा प्रोसेस करना पड़ेगा आपको कि ये 3 महीने रिव्यू हुआ, ये डिस्कशन हुआ हमारा, हमने नहीं किया इन्वेस्टमेंट। तो सबको विजडम ट्रांसफर होती है ना, कोई बोल नहीं सकता अच्छा आपने बोला यहाँ पैसा डालना, लिखा भाई वो, अरे मैंने पापा बोला आपको वहाँ पैसा डालने की, देखो उसका भाव इतना बढ़ गया, तो भाई तूने 3 चीज़ और बताई, उसके भाव गिर गया। हाँ। तो वो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर अपने प्रोसेस में। अभी ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं, तो इंडियन फैमिलीज़ में तो ग्लोबल मार्केट्स का कोई आई थिंक कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अभी भी स्टॉक मार्केट जो है वो अभी तक लोग अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाए।
पर मान लीजिए कोई फैमिली है जो एक साथ डिसीजन मेकिंग करती है और वो कोशिश कर रही है कि चलो हम बाहर ग्लोबल मार्केट एक्सप्लोर करें, तो सही स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है और सही तरीके से करने का क्या वो है एक रोड मैप? तो देखिए, मेरे हिसाब से आप जो भी एसेट कैटेगरी के अंदर पैसा डालते हो, वहाँ अगर 10 साल का रिटर्न 17-18% के ऊपर आ रहा है तो थोड़ा बी कॉशियस, बिकॉज वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रोथ 3-4% है, इन्फ्लेशन 3-4% है, वर्ल्ड इकोनॉमी 7-8% एब्सोल्यूट टर्म में बढ़ रही है, करेंसी डेप्रिसिएशन आपने डाल दिया है, 10-12% हो गया, उसके बाद 4-5% और आपने दे दिया, उसके ऊपर का ही रिटर्न आ रहा है कोई भी एसेट कैटेगरी में, थोड़ा सचेत हो जाए, कितना भी होने दो, क्योंकि हर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे के जाता है। दूसरा, आपको ये भी देखना है कि आप किसी ग्लोबल मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, उस मार्केट का अंडरलाइंग थीम क्या है। जैसे ताइवान में आप पैसा डाल रहे हो, ताइवान का 50% प्लस है सिंगल स्टॉक, कोरिया में 2 स्टॉक मिला के 40-50% हो जाता है, तो बेसिकली यू आर टेकिंग टू मच एक्सपोजर ऑन 1 or 2 stocks only. US is the one market where it is much more diversified. China is one market where it much more diversified. Its economy बहुत बड़ी है वहाँ की, लेकिन चाइनीज इक्विटी मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया नहीं है। तो आपको देखना है कौन से मार्केट में ढंग का पैसा नहीं बना है, वहाँ पैसा नहीं डालना जहाँ बहुत अच्छा पैसा बन गया है। बिकॉज इज ऑलवेज, जब कोई एसेट कैटेगरी बढ़ रही होती है ना, तो उसके हर रीजन दिए जाते हैं। आप देखो, आप घड़ी को पीछे घुमा के देखिए, 4-5 महीने पहले सिल्वर की नई नई यूटिलिटी के कितने आइडिया आए थे कि ईवी के अंदर लग जाएगी, इसलिए डिमांड बढ़ने वाली है। लेकिन आप सोचो कि अगर सिल्वर की डिमांड बढ़ती गई तो जिस इंडस्ट्री के लिए इनपुट कॉस्ट हो रहा है वो अल्टरनेट ढूंढेगा ना बाद में, कि आज सिल्वर का जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट से 5 गुना हो गया। सपोज यू आर ए यूजर ऑफ सिल्वर, व्हाट वुड यू डू? आपका तो इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, तो आप क्या करोगे? आप अल्टरनेट ढूंढोगे। अभी इंडिया में हो गया ना, जैसे आप नेचुरल गैस का लफड़ा हो गया, तो कोल का गैसिफिकेशन हो रहा अपने यहाँ पे, तो वहाँ से नेचुरल गैस निकलेगी। तो हर क्राइसिस से आपको नई नई चीज़ मिल जाती है। तो कोई बहुत अच्छा बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ऐसे ही बढ़ता रहेगा। जैसे AI, सपोज लेट्स लुक एट AI, सपोज AI विल डोमिनेट द वर्ल्ड, लेट्स अज्यूम इट सारा प्रॉफिट पूल उनके पास चला जाएगा सपोज करो, तो उनका प्रोडक्ट कौन इस्तेमाल करेगा? जैसे डायनासोर था, कोई टाइम डायनासोर वाज द बिगेस्ट एनिमल, बहुत बड़ा था, इतना बड़ा पावरफुल, फास्ट रनिंग, कुछ भी खा सकता था। इतना बड़ा एनिमल है, उसकी भूख कितनी होगी, तो किस किस को खाएगा? बाद में क्या होगा? उस एरिया से जानवर खत्म हो जाएंगे, तो वो मर जाएगा ऑटोमेटिकली। तो नेचर अपने आप सेल्फ एडजस्टिंग होता है, इकोनॉमी अपने आप सेल्फ एडजस्टिंग होती है। तो अगर एक प्रॉफिट पूल एक तरफ चला गया तो क्या होगा? सपोज हम आज दिल्ली में बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, ये दिल्ली में एक आदमी यही चला रहा है, ही इज मेकिंग ऑल द मनी, और 2 आदमी या 5 आदमी यही चला रहे, सारा प्रॉफिट पूल इनके पास है। तो बाद में क्या होगा? जनता भूखी मरेगी, जॉब नहीं रहेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे लोग, तो उनका क्या होगा? वेयर दे गोइंग टू स्पेंड द मनी? तो ये सस्टेनेबल AI विल डू वेल, AI टेक्नोलॉजी विल डू एक्सीडिंगली वेल, बट सारा प्रॉफिट पूल खाली कुछ लोगों के पास चला जाएगा, वो सस्टेनेबल वर्ल्ड इकोनॉमी में आज तक नहीं रहा। और एक और फैमिली प्रॉब्लम है, जहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम एज इन की सिचुएशंस ऐसी लाइफ में आती हैं जब आपकी जॉब नहीं रहती, या फिर कुछ फैमिली इमरजेंसी आ गई, उसमें आपका 50% पैसा चला गया। तो ऐसे सिचुएशंस में आपकी जो भी सेविंग्स है उसको प्रोटेक्ट करने का क्या एक स्ट्रैटेजी है जो हर एक इंडियन फैमिली फॉलो कर सकता है? तो पहले तो आप शुरू से जैसे हमने बोला कि इन्वेस्टिंग इज फ्यूचर लुकिंग, फ्यूचर इज अनसर्टेन, आपको पहले ही मान के चलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। 6 महीने से 1 साल का खर्चे वाला इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जॉब छूट गया तो 6 महीने 1 साल में वापस मिल जाएगा। अगले 3 से 5 साल के खर्चे हमेशा डेट में रहने चाहिए, वहाँ कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। और 5 साल के ऊपर का पैसा आपको इक्विटी में डालना, लेकिन उतना ही डालना जहाँ 20-30% ड्रॉ डाउन आपको बर्दाश्त हो सके। उस स्ट्रक्चर से आप चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और फ्री टाइम मिले तो अपनी स्किल इन्हांस करने की कोशिश करिए कि यू डोंट बिकम
अभी किसका सबसे ज़्यादा डिमांड है? नर्सिंग स्टाफ का, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, ड्राइवर का। तो ब्लू कॉलर जॉब का डिमांड ज़बरदस्त हो गया। हु थॉट 20 years बैक कि ब्लू कॉलर डिमांड विल, आज एक इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर का सैलरी एक नॉर्मल MBA के बराबर Correct. हो गया। Correct. किसने सोचा था ये? क्यों रीज़न है ये? क्योंकि सारे ब्लू कॉलर जॉब में जाने लग गए, सॉरी वाइट कॉलर में जाने लग गए। तो आज वहाँ स्टेगनेशन आ गया सैलरी का, और कहाँ दाम बढ़ रहे हैं। और आने वाले 20-30 सालों में क्या होने वाला बताऊँ आपको मैं? जो 40 डिग्री गर्मी में फ्लोर पे काम करेगा ना, वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा। जो एयर कंडीशन में बैठ के कंप्यूटर के सामने, उतना वो काम नहीं आने वाला है। तो अपने विचार थोड़े, अपनी थॉट प्रोसेस थोड़ा वो भी चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से। और खर्चे कंट्रोल में रखे हुए। पहले खर्चे बढ़ाना बहुत आसान है, कार EMI पे ले लिया, हॉलीडे EMI पे कर रहे हैं, इट इज़ वन लाइफ ओनली। यस, दैट्स वाई इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, वन लाइफ शुड बी एंजॉय प्रॉपरली। वो तभी करोगे तब आप अच्छा प्रिपेयर करके। सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपने बोला कि मैं ऑटो लोन लूँगा, हाउसिंग लोन लूँगा, क्रेडिट कार्ड पे लोन लूँगा, छुट्टी मनाने जाऊँगा। सपोज आपकी कंपनी भी ऐसा करे तो कंपनी कितने दिन चलेगी? बंद हो जाएगी। वुड यू वर्क विद दैट कंपनी? नो। सपोज आपको मालूम पड़ रहा है आपकी कंपनीज में काम कर रहे हैं, द कंपनी इज टेकन लोन टू स्पेंड मनी ऑन एम्प्लॉय कि फ्यूचर रेवेन्यू से आएगा। विल यू वर्क फॉर दैट कंपनी? नो। बट इफ यू डोंट वांट टू वर्क फॉर दैट कंपनी, व्हाई यू वांट टू बिकम लाइक दैट? आप सोचिए ना, अपने आप पे इम्प्लीमेंट करके देखिए ना कैसे होता है। तो खर्चे हमेशा से ही कंट्रोल में अपने को रखना चाहिए, स्प्लर्ज अननेसेसरी नहीं करना चाहिए। और पर यही अगर हमारे जनरेशन की बात करें तो उनका ये मानना है कि कल जिंदगी रहे ना रहे, कल का किसी को पता नहीं है, तो बचा के क्या करेंगे, बचा के ऊपर लेके जाना नहीं है, ये लोग कहते हैं। देखिए सही बात है आपकी। तो आप बोलिए, अभी जो यंग जनरेशन है, शाम को घर पे आते थके आ रहे, क्या हुआ पूछते तो यार क्या बेकार कंपनी, बेकार बॉस है। जनरली काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं। हाउ डू गेट आउट ऑफ द रट? बेकार कंपनी है, बेकार जॉब है, तो क्या करोगे? फ्री रहना चाहते हो, अपना मन का करना चाहते हो, वो कब कर पाओगे? आपके पास सेविंग होगी तभी कर पाओगे ना। इफ समवेयर यू गोइंग एवरी डे 8 hours to 12 hours आप स्पेंड कर रहे हो, दैट जॉब सक्स, ये सुपीरियर सक्स, तो फिर क्या करना चाहिए आपको? उससे बाहर कैसे निकलूं फास्टर? आप उसका उल्टा कर रहे हो, आप वही काम कर रहे हो जिसमें आपकी लाइफ और डिफिकल्ट होती जा रही है। तो सोचना चाहिए आपको क्या करना है। फिर तो सोल्यूशन आपको कोई मिलेगा नहीं, आप तो उसी जाल में उलझते जा रहे हो, उलझते जा रहे हो, उलझते जा रहे हो। तो आपको सोचना चाहिए क्या करें। वेरी ट्रू, क्योंकि उस जाल में निकलने के लिए थोड़ा बैकअप भी तो होना चाहिए। बैकअप आपको डे 1 से क्रिएट करना पड़ेगा, आपको शुरू से ही मेहनत करनी पड़ेगी। वो एक दिन में नहीं होगा, सडनली एक दिन में नहीं हो पाएगा कुछ भी चीज़। तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। दैट इज़ द रीज़न दैट यू शुड हैव अ गुड गाय हेल्पिंग यू मैनेजिंग योर मनी फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेज। और वो तब पॉसिबल अगर पापा उस बच्चे के अपने बच्चे को इन्वॉल्व रखते शुरू से। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। जब ताको जागो तब सवेरा। चाहे वो लेट ही क्यों ना हो, पर वहीं से आप शुरू कर सकते हो। लेट इज बेटर देन नेवर। या लेट ही कर लो, कोई बात। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आपने शेयर किया है, क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा अभी तक ये समझती थी कि कल पता नहीं मैं रहूँ ना रहूँ, तो क्यों फिर मन को मारना, जहाँ जो भी चीज़ें करनी है करो, और उसके बाद फिर देखा जाएगा, सोचा जाएगा। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, जो द थिंग्स विच गिव द मैक्सिमम प्लेजर टू अस इन लाइफ, लॉन्ग लास्टिंग, आर लीस्ट एक्सपेंसिव। लाइक व्हाट? वर्किंग आउट इन द मॉर्निंग, डोपामाइन बॉडी में रिलीज होता है, हाई मिलता है आपको। साउंड स्लीप, ईटिंग वेल, माइंडफुल ईटिंग, नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। फटाफट खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसमें आधे फोन में लगे हुए हैं। तो आप हाइकिंग पे जाओ, नॉर्मल वॉक पे जाओ, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड, चाय पी रहे हैं बैठ के भाई नीचे आराम से, मम्मी पापा के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, भाई के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, भाभी के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, स्पाउस के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं घर में आराम से,
क्या हो रहा है तेरी लाइफ में भाई, और क्या है, सुनो किसी की बातें, सुनो, लीस्ट एक्सपेंसिव। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक लाइफ है तो मेक इट मोर मीनिंगफुल ना, दैट इज मोर रीजन यू शुड मेक इट मोर मीनिंगफुल। या कैसे पैसा खर्च करने से ज्यादा मीनिंगफुल होगी क्या लाइफ? करेक्ट, व्हाई टू बी अ मशीन। तो कर सकते, अपने हाथ में चॉइस है। ओके, एंड ऐसा कोई स्टोरी आप हमको बता सकते हैं जो मे बी वो 20 साल पुरानी भी हो सकती है, बट कोई क्लाइंट स्टोरी आपको याद आ रही है जो शायद हर एक इंडियन इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए कि ऐसा हुआ था? तो बहुत है, 2-3 है। एक तो जैसे मेरी खुद की जो HDFC बैंक का IPO आया ना, ये कौन से साल की बात है? 94 में। 90, हाँ 94 में। मेरे को 60,000 शेयर लगे 10 रुपए पे, और वो 10-60 रुपए पे लिस्ट हुआ था। तो घर वालों ने बोला कि बेच के घर ले लो। अगर वो बेचता नहीं तो शायद आपके साथ पॉडकास्ट नहीं कर रहा होता। I would have been like, बहुत बड़ा पैसा बन जाता। तो वो एक उस टाइम समझ नहीं थी, IPO में पैसा डाला, बना लिया। 2000 के अंदर जब मैं बिरला में काम करता था तो हमने एक लोन अगेंस्ट NFO एक स्कीम चलाई थी IPOs के अगेंस्ट में। तो एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय 60 साल का आया मेरे पास कि टेक कंपनी के IPO में मैं 10 लाख डालता हूँ, आप 90, हम 5 टाइम 10 टाइम लोन देते थे, तो आप 1 करोड़ का लोन दो। तो मैंने उसको भेज दिया, मैं बोला भैया अंकल आप मत करिए, इट इज़ वेरी रिस्की। उसके बाद भी वो आ गए। तो मैंने बोला इनकी एप्लीकेशन नहीं जाएगी। मेरी टीम को बोला मैंने, मेरे साथ तो चुपके से मेरी टीम के साथ आके, उस टाइम तो चले गए, मेरी टीम के साथ आके उन्होंने बोला भैया अंकल की एप्लीकेशन नहीं जाएगी, मत करना। तो और किस्मत देखिए ऐसी हुई कि हमने उनकी एप्लीकेशन नहीं की। उस टाइम ऑनलाइन तो पता थोड़ी चलता है कि आपका चेक हिट हुआ कि नहीं हुआ। और वो स्टॉक मतलब लिस्ट होते 20% नीचे गिरा, फिर 30-40% नीचे गिरा। अगर उनकी एप्लीकेशन लग जाती ना तो उनकी टोटल वेल्थ खत्म हो जाती पूरी की उस टाइम। फिर वो आए घबरा रहे, सर क्या हुआ? मैंने सर कुछ नहीं हुआ, आपकी एप्लीकेशन मैंने नहीं लगाई, आपका 10 लाख रुपए का चेक हमने चेक नहीं किया, आप लेके जाइए। इतना खुश हुए। फिर 3-4 दिन में अपनी वाइफ को लाए, बच्ची को बोला पाँव छुओ। मैंने नहीं कोई अंकल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है वो स्टॉक डबल भी लिस्ट होता तो फिर मेरे को मार पड़ती। बट आई टुक दैट रिस्क। मैंने यार इट इज़ फॉर मी, इट इज़ सो। वो मैंने एक फिड्यूसरी, मेरे बॉस को मैंने बोला देखिए बॉस मैं ये कर रहा हूँ। तो उसने बोला ठीक करो। मेरा कुछ गड़बड़ बोला होगा देखेंगे उस टाइम, लेकिन ये तो सही डिसीजन ले रहा है। तो मेरे तो ये और ऐसी बहुत सारे मतलब इंसिडेंट्स है लाइफ में। इतने क्लाइंट्स हम लोगों ने, अभी रिसेंटली एक क्लाइंट का उनकी डेथ हो गई, उनकी वाइफ है। तो उनकी वाइफ को उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा, मतलब 15-16% CAGR उनके पोर्टफोलियो पे। तो उनकी वाइफ को उनकी वाइफ का कुछ रिलेटिव बैंक में काम करता है। तो वाइफ 78 ईयर के आसपास है। तो वो आके बोला आंटी ये तो 15-16% तो कुछ भी नहीं है, आप ये कैसे ऐसा करो, इस पैसे को मुझे दे दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो उनकी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया। मैं बोला आंटी मत करो, कोई बात नहीं। फिर 3-4 बार लगातार फ़ोन किया उन्होंने। फिर उनकी बेटी मेरे को फ़ोन कर रही है कि US से कि वाई आर नॉट गिविंग मनी टू माई मदर। मैं उनको पूरा समझाया, उसके बाद ही मानने को तैयार नहीं। तो मैंने बोला आप ऐसा करो, आप 10% पैसा ले जाओ, अगर वो अच्छा किया तो और ले जाना पैसा। वो 10% लेके गया पैसा। ओके। तो उस टाइम उन्होंने मुझे बहुत गाली दी, मतलब वो सुनाया कि तुमको अपना कमीशन कमाना है, तुम ये कर रहे हो। मैं सुना, और उस टाइम मेरे कुलीग भी सुन रहा था। तो वो ना बॉस आपको क्या ज़रूरत है सब सुनने की, इतना छोटा पोर्टफोलियो 3-4 करोड़ का, आपको क्या दिमाग लगाने की ज़रूरत है। मैं बोला सर ऐसा नहीं है, कुछ काम ऐसे है जो खाली हम ही कर सकते हैं। हमको लगता है क्लाइंट के इंटरेस्ट में है, गाली भी दे रहा ना, लेकिन हमको वो करना है, चाहे उसके लिए गाली भी पड़े। लेकिन हमारा मेरे लिए बहुत आसान था, मेरे ईगो ट्रिप पे जाके चलो ले जाओ पैसा, आपको ठीक है ले जाओ। बट हमने नहीं किया, मुझे लगा वो ठीक नहीं है, ये मेरी फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऐसा नहीं करूँ कुछ भी। उसके बाद उनका पैसा फाइनली आंटी अग्रीड, एवरीथिंग हैपन, नाउ इट इज़ मच बेटर। बट ये अगर मैं दे देता पैसा उनको तो शायद वो कनेक्ट नहीं रहता। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं।
जिसमें आपने लोगों को बचाया भी होंगी वेल्थ। हाँ, हो सकता है बचाया, जो मुझे याद हो सकता है, कहीं मैंने गड़बड़ भी की हो तो हो सकता हो, मैं मुझे याद नहीं है, या कोई आके मुझे बोलेगा मंत्री जी के साथ काम करके मजा नहीं आया, यही पॉसिबिलिटी है। इसी पे बताइए आपकी आपकी आज तक की सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या रही है? लोगों को पैसा उधार देना। लोगों को पैसा उधार। वैन ग्लोरी में चले जाते हैं हम लोग, ये मैं अच्छा कर रहा हूँ, कोई आया पैसा मांगने, देना चाहिए, और वो एक बहुत अच्छा ट्रैप होता है। हाँ, लोग आके मीठी मीठी बात करते हैं, अरे अंकल आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, भगवान की कृपा है, बहुत अच्छा है, और क्या है, कैसा चल रहा है, आपका प्रेजेंटेशन सुना, ऐसा ऐसा, तो आपको एकदम ऐसा फिर मोटिवेट हो जाते हैं और फिर लगता है कि हेल्प कर दें। हेल्प कर दे, मैं थोड़ा तकलीफ, तो देन सो दैट इज आई थिंक माय वर्स्ट डिसीजन एवर लाइफ हैज बीन लेंडिंग टू पीपल। वो बंद कर दिया अभी काफ़ी सालों से, बट दैट इज, इफ यू आस्क मी, द वर्स्ट डिसीजन इज दैट। और अगर कोई स्टॉक की अब बता पाए तो? स्टॉक्स तो मैं करता ही नहीं हूँ एक्चुअली। हाँ। आई डू ओनली मैनेज एसेट्स, बिकॉज उसके लिए टाइम चाहिए। So time I spend dealing with my clients because I find them to be much more enriching for me as a person. और अब लास्ट एक क्वेश्चन, अगर आप अपने 20 साल के विजय को कोई एडवाइस दे पाते, सिर्फ एक एडवाइस जो उसको पूरी जिंदगी याद रखना है, वो क्या होती? तो अगर मनी एडवाइस है तो बहुत सिंपल है कि सेविंग रेट हाई रखो एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ। अगर रिलेशनशिप वाली एडवाइस है तो लिसन मोर, और अगर हेल्थ वाली एडवाइस है तो टेक केयर ऑफ हेल्थ इन ईटिंग एंड एज वेल एज डूइंग समथिंग फिजिकल, प्ले स्पोर्ट, डू व्हाटएवर। और लाइफ को मीनिंगफुल रखो, स्पेंड टाइम परस्यूइंग हॉबीज़, लाइफ को हमेशा मीनिंगफुल रखो। मतलब आपको फोटोग्राफी का शौक है, आपको गाने का शौक है, तो वो परस्यू करते रहो, बिकॉज ए बिजी लाइफ इज़ नो लाइफ। Got it. Thank you so much, Vijay, for joining us today. होप मैं भी सुन के जो मैंने बोला उसको शायद और अच्छा इम्प्लीमेंट करूँ मैं। बिल्कुल। और आपका जो ग्रो है, मतलब आप सब ग्रो करो, हेल्थ करो, वेल्थ करो, और फैमिली को भी अच्छा रखो। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.